हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले मिलिट्री कॉजेज़ को देख चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इमीडिएट कॉज। डायरेक्ट 2 नंबर का यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट वाज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। देखो, ब्रिटिशर्स ने जो है एक नई प्रकार की राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। राइफल आपको मालूम है बंदूक होती है, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1856 में। और इसने रिप्लेस किस राइफ़ल को किया था? एक पुरानी बंदूक हुआ करती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस नाम से। अब जो इनफ़ील्ड राइफ़ल थी, जो इसका लोडिंग प्रोसीजर था, आपको मालूम है बंदूक में गोली लगती है। तो जो इसमें लोडिंग प्रोसीजर था, उसमें ये था कि जो गोली होती थी, जो कार्ट्रिजेज़ होती थी, ठीक है, उस पे ग्रीसिंग हुई होती थी। आपको मालूम है कि मशीन्स पे या चीज़ों पे ग्रीसिंग होती है ताकि वो जो है काफ़ी एफ़िशिएंट तरीके से मूव कर सके। तो उसको मुँह से जो है काटना पड़ता था। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि एक र्यूमर फैला, एक जो है अफ़वाह फैल गई कि जो गोलियाँ हैं उस पे ग्रीसिंग हुई है जो काऊ और पिग के फैट से। फैट मतलब चर्बी होता है जिससे तेल वगैरह बनता है। तो वो थे गाय और जो है सूअर की चर्बी से जो है उसको बनाया गया है जिससे ग्रीसिंग हुई है। अब दिक्कत ये थी कि जो काऊ होते हैं, आपको मालूम है ये हिंदूज़ के सैक्रेड एनिमल हैं, यानी कि पवित्र पशु हैं। और उसके अलावा जो पिग हैं ये अनक्लीन है मुस्लिम्स के लिए। तो ऐसे में दोनों रिलीजन्स को लगा, हिंदूज़ को लगा, मुस्लिम्स को लगा, जो लोग सेना में थे, कि एक सोची-समझी चाल है ब्रिटिशर्स की हमारे रिलीजन को जो है नीचा दिखाने के लिए। और इससे क्या हुआ कि जो सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है ये बंदूक की जो गोली है, की जो बंदूक है हम इसको जो है यूज़ नहीं करेंगे। और इसके लिए उनको क्या मिला? इसके लिए उनको पनिशमेंट मिला, ठीक है। अब ये इसकी वजह से कैसे रिवॉल्ट चालू हो गया? तो उसके पीछे कारण ये था कि इसकी वजह से जो है क्या था कि सिपाही मना कर रहे थे कि नहीं भैया हम जो है इस बंदूक को नहीं यूज़ करेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो फ़ोर्स कर रहे थे कि नहीं तुमको ये बंदूक यूज़ करनी ही करनी पड़ेगी। और यही रिफ्यूज़ल, यही पनिशमेंट, यानी हम नहीं यूज़ करेंगे, पनिशमेंट मिलता। इसी से जो है म्यूटनी चालू हुई। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह कहाँ चालू हुआ? मेरठ में, ठीक है। और किस तारीख को? मई 10th 1857 में, ठीक है। और ये जो म्यूटनी थी, जो विद्रोह था, ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है फैल गया काफ़ी तेज़ी से। अब देखो ये अपराइज़िंग है, जो म्यूटनी थे शुरू कैसे हुआ? ये 1857 का जो रिवॉल्ट था शुरू कैसे हुआ? ये सब चालू हुआ फ़रवरी 26 1857 से। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना है, ठीक है, ये टॉपिक को। तो बहरामपुर में जो है, जो कि बंगाल में है, वहाँ पर की जो छावनी थी उसका नाम था 19th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। उन्होंने जो है मना कर दिया कि भैया हम जो आपकी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज़ हैं, आपकी जो गोलियाँ हैं, इसको यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ कि पूरे-पूरे रेजिमेंट को, पूरे-पूरे जो है छावनी को ही जो है डिसबैंड कर दिया गया, हटा दिया गया, वार्निंग के साथ। दूसरों को वार्निंग दे दी गई कि अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अब जो सिपाही थे उनके अंदर डर आ गया कि अगर वो जो है इस गोलियों को यूज़ करेंगे तो इससे उनका जो कास्ट है, जो उनका रिलीजन है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। अब मार्च 29 1857 को क्या हुआ? आप सबको मालूम है, मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे, तो इन्होंने जो अटैक कर दिया 34th नेटिव इन्फेंट्री पे जो कि बैरकपुर में थी, ठीक है। और मंगल पांडे के ऊपर जो है कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद जो है उनको फांसी दे दी, जिससे वो जो है उनकी मौत हो गई। और इनके जो साथी सिपाही थे इनको मान लिए कि ये जो शहीद हुए हैं, इनकी मौत नहीं, शहीद हुए हैं हमारे लिए। अब देखते हैं मेन इवेंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जो मैंने अभी ऊपर बताया। मेन इवेंट्स जो थे इस रिवॉल्ट के वो कुछ ऐसे थे। मई 9 1857 में 85 सिपाही थे जो कि मेरठ में थे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वही सेम चीज़ कि हम जो है आपकी जो बंदूक है, गोली है, नहीं यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इनको जो है 10 साल के लिए जो है कठोर कारावास हुआ, काफ़ी इनको सज़ा हो गई इन सभी सिपाहियों कितने सिपाही? 85 सिपाही थे। और अगले ही दिन जो है, जो इनके और साथी लोग थे, इन 85 सिपाही के जो और साथी लोग थे, इन्होंने जो है जेल को तोड़ा और अपने साथियों को जो है आज़ाद करा लिया। इन 85 लोगों को जिनको जो है जेल हुई थी 10 साल की। अब चलिए, अब ये लोग जो है ये जब सोल्जर्स थे, इन्होंने इनको आज़ाद कराकर दिल्ली लेकर आए, ठीक है, अगले ही दिन। और वहाँ पर ये लोग लोकल इन्फेंट्री से जो है मिल गए। और जो दिल्ली था इसको इन लोगों ने सीज कर लिया। और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह सेकंड, जो वहाँ के जो राजा थे मुगल एम्परर, उनको बोल दिया कि आप जो है हमारे एम्परर हो इंडिया के, आप जैसा कहोगे वैसा ही
होगा। पूरी दिल्ली जो है सीज कर ली गई किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। लेकिन ये जो आर्मी है अभी ब्रिटिश के लिए नहीं काम कर रही है, अभी काम कर रही है जो है बहादुर शाह जफ़र के लिए। जो एम्परर थे उनको बोला गया कि आप जो है चिट्ठी वगैरह लिखिए इंडियन रूलर्स को, इंडिया के राजाओं को, ताकि जो है सभी लोग एक साथ होकर जो है ब्रिटिशर से क्या कर सकें? फाइट कर सकें। ठीक है? ब्रिटिश लॉस्ट डे रही, ये तो हम लोग ऊपर देखे ही। और 4 महीनों के बाद जो है सर जॉन निकल्सन जो थे उन्होंने दोबारा दिल्ली को कैप्चर कर लिया इन लोगों के हाथ से। अब दिल्ली कैप्चर हो गया, दिल्ली में बैठा कौन था? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र। उनको पाया गया कि आप जो है इस चीज़ के लिए गुनहगार हो, आपकी वजह से जो है सब इतना रिबेल हुआ, तो इसकी वजह से इनके 2 बेटों को जो है इन्हीं के सामने मार डाला गया और इनको भेज दिया गया जो है यंगून। यंगून आज कहाँ पे है? म्यांमार में है, रंगून नाम से जाता है और वहाँ पर इनकी 1862 में जो है मौत हो जाती है। ये तो बात थी दिल्ली में क्या हुआ, अब देखते हैं लखनऊ में क्या हुआ। लखनऊ में जो रिवॉल्ट को लीड कर रही थी, उनका नाम था बेगम हज़रत महल, ठीक है? ये पत्नी थी नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब की ये वाइफ़ थी, ठीक है? और इन्होंने जो है वहाँ पर लीड किया लखनऊ में रिवॉल्ट को, लेकिन दोबारा से जो है जो लखनऊ था, ब्रिटिश के द्वारा मार्च 1858 में कैप्चर कर लिया गया। बेगम हज़रत महल जो है नेपाल की तरफ जो है भाग गई। इवेंट्स एट कानपुर, कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में बेटा जो है रिवॉल्ट लीड कर रहे थे नाना साहब, ये वही नाना साहब हैं जिनको इनके पिताजी इनके जो ये तो अडॉप्टेड थे, तो बाजीराव सेकंड के ये अडॉप्टेड सन थे, इनको इनके जो है फैमिली सीट नहीं दी गई थी, इनको कानपुर भेज दिया गया था। मैंने ऊपर बताया था दूसरी वीडियो में। तो इन्होंने कानपुर से जो है रेबेल को स्टार्ट किया। वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स ने सरेंडर कर दिया 1857 में, लेकिन 1857 दिसंबर आते-आते तक ब्रिटिशर्स ने जो है नाना साहब को भी हराकर इनका जो कानपुर था उसको कैप्चर कर लिया और नाना साहब भी जो है नेपाल भाग गए और नाना साहब के जो जनरल थे इनके तात्या तोपे, वो कहाँ भाग गए? कल्पी में। अब सेंट्रल इंडिया में क्या चल रहा है? यानी झांसी ग्वालियर एमपी साइड क्या चल रहा है? तो जून 1857 में झांसी की जो है लड़ाई चालू हुई। सर ह्यूज रॉस जो थे उन्होंने जो है झांसी फोर्ट्रेस यानी झांसी का जो किला था, उसको जो है पूरी तरीके से घेर लिया। ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई जो है जेल अपने किले से भाग निकली क्योंकि जो ट्रेटर्स थे, जो कुछ ऐसे लोग थे जो धोखेबाज टाइप में लोग थे, उन लोगों ने उस किले का दरवाज़ा खोल दिया था और उसके अंदर जो है ब्रिटिश सैनिक अंदर आने लगे थे। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई जी जो है भाग गई थी फोर्ट्रेस से कब? अप्रैल 4 1858 में। इतना डेट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उन्होंने जो है तात्या तोपे के साथ मुलाकात की कहाँ पर? कल्पी में। आपको मालूम है तात्या तोपे जनरल थे नाना साहब के जो कि कल्पी चले आए थे। हालाँकि जून 17 1858 में रानी जी भी जो है की भी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? ग्वालियर में लड़ाई करते हुए ब्रिटिशर्स से। तात्या तोपे को भी जो है धोखा दिया गया किसके द्वारा? मान सिंह। मान सिंह कौन थे? जो ग्वालियर जो जगह है वहाँ के चीफ थे, ठीक है? जिसकी वजह से उनको फांसी दे दी गई थी अप्रैल 1859 में। अब बरेली से जो है खान बहादुर थे जो रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, बिहार से कुंवर सिंह थे, ठीक है? और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे जो रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस पूरे युद्ध के बाद देखो युद्ध चला कुछ समय के लिए, भारतीय लोगों ने जो है जगहों को कैप्चर किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है उस जगह को अगेन रिकैप्चर कर लिया। युद्ध खत्म हो चुका था। अब उसके बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद क्या हुआ? रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ? तो जो सबसे पहली चीज़ हुई वो ये था कि एंड ऑफ कंपनी रूल, यानी कि जो कंपनी का जो शासन था वो खत्म हो चुका था। आपको मालूम है अभी तक जो है इंडिया कौन रूल कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब इनका शासन खत्म हो चुका है। एक एक्ट पास होता है, कानून पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रिवॉल्ट की जस्ट अगले ही साल में। और उसमें ये डिसाइड होता है कि जो भी पावर है वो किसके पास चली जाएगी? अब ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन की सरकार के पास। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। बेसिकली कहने का एक तरीका है, ये उनकी सरकार अब हमारे देश को चलाएगी, इंडिया को चलाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसको जो है खत्म कर दिया जाता है। इन सभी लोगों के पद को हटा दिया जाता है और एक नया पद बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से, ठीक है? जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में जो भी आदमी होगा उसको हेल्प किससे मिलेगी? इंडियन काउंसिल के मेंबर से मिलेगी। और लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का पहला वाइसरॉय नियुक्त कर दिया जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है कि और देश में जो प्रशासन होगा यानी जो अफ़सर चुने जाएँगे, वो चुने जाएँगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के द्वारा
और ये जो एग्ज़ाम होगा ये ओपन कॉम्पिटिशन के ज़रिए होगा, यानी कि कोई भी इसको दे सकता है और कोई भी जो है एक अधिकारी बन सकता है और वो भारत में काम कर सकता है। तो पहला था कंपनी का रूल खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा था क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। आपको मालूम है इंग्लैंड में महारानी रूल किया करती थी। उस समय की महारानी का नाम था विक्टोरिया। तो उन्होंने भी जो है अपने तरफ से कुछ चीज़ें को रखा। तो पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलाहाबाद में नवंबर 1 को एक मीटिंग से रखा गया और उसमें जो है एक फॉर्मली दिखाया गया कि जो है पूरी पावर जो है पूरी शक्ति जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन के पास चली जा रही है। ठीक है, भारत में कौन रूल करेगा? ब्रिटिश क्राउन। और फिर कुछ प्रोमिसेस भी किए गए, जैसे पहला प्रॉमिस ये था कि अब हम लोग जो है अब हम लोग जो है नॉन इंटरफेरेंस, यानी हम लोग जो है इंडियंस के किसी भी प्रकार के सोशल यानी सामाजिक या धार्मिक मामलों में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा हम इक्विन जो है अपना प्रोक्लेम कर रही हैं। उसके अलावा जो है जो इंडियंस हैं, जो यूरोपियन हैं, सभी लोग जो है अब मैं इक्वली उनके साथ ट्रीट करूँगी और उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होगी वो मेरिट के हिसाब से होगी, यानी जैसी भी उनकी अपनी शिक्षा होगी, उनकी काबिलियत होगी, उस हिसाब से उनको जो है एक नियुक्ति वगैरह मिलेगी। उसके अलावा जो है वही लोग जो भी इस अपराइजिंग में, जो अभी 1857 मैंने बताया जो रिवॉल्ट हुआ, इसमें हर वो लोग जो इस रिवॉल्ट में थे, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको कोई भी सज़ा नहीं होगी। बस उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने भी जो है किसी भी ब्रिटिश आदमी का मर्डर किया है, क्योंकि युद्ध आप लड़ाई-झगड़ा में तो होता ही है, रिवॉल्ट था ही, उसमें कुछ लोगों ने कुछ लोगों को मारा। तो जिन्होंने भी मारा है, उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जो है छोड़ दिया जाएगा कि आप जा सकते हो। और उसके अलावा जो इन्होंने ये भी बोला कि जो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, हम लोग अब इसको जो है सपोर्ट करेंगे और उसके अलावा हम लोग ये ध्यान देंगे कि भारत का जो है प्रोग्रेस हो। ये महारानी का अपना प्रोक्लेमेशन था कि अब ऐसा हम लोग जो है करेंगे आपके देश के लिए। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये था कि एंड ऑफ मुगल एंड पेशवा डायनेस्टी। तो भारत में जो है जो उस समय सबसे बड़ी डायनेस्टीज़ थी वो मुगल और पेशवा थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी थी। मुगल डायनेस्टी के जो अपने आखिरी व्यक्ति थे वो थे बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह सेकंड, जिनको आपको मालूम है यंगून भेज दिया गया था और 1862 में इनकी भी मौत हो गई। नाना साहब जो कि आखिरी पेशवा थे मराठा के, ये भी जो है नेपाल की तरफ चले गए, जिससे पेशवा सिस्टम भी खत्म हो गया। अब इससे मराठा और मुगल का पूरी तरह शासन देश में खत्म हो चुका था और अब ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से देश पे अपना कब्जा जमा चुके थे। चेंजेस इन रेबेल रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ समझ लो प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। देखो, ये जो जगह हैं, ऐसा नहीं इंडियन पूरे पूरे इंडिया पे जो है ब्रिटिश पूरे पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर बैठे थे, नहीं। कुछ जगह पर वो लोग कब्जा कर पाए थे और जिस जगह पर वो लोग कब्जा नहीं कर पाए, जो आप मैप में ब्लू कलर देख पा रहे हो, वो सभी जगह हैं जिस पे ब्रिटिशर्स कब्जा नहीं कर पाए थे। तो इन सभी जगहों को हम लोग बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ से ध्यान रखना, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ चैप्टर में ये वर्ड बार-बार आएँगे। तो ये सब रजवाड़े थे, ये सब प्रिंसली स्टेट्स, यानी यहाँ पर अभी भी राजा राज कर रहे थे। इन सभी जगहों को ब्रिटिशर्स कैप्चर नहीं कर पाए थे। और जो येलो कलर से है वो ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उन सभी जगहों पर जो है ब्रिटिश का अपना शासन चलता था। चलिए, तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है कैसा शासन होगा, कैसे रिलेशन कैसे होगा ब्रिटिशर्स का? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो ऐसी नीति हुआ करती थी कि अगर आपके पास किसी भी राजा के पास उनका खुद का वारिस नहीं है, तो उनकी जो है पूरी पूरी ज़मीन, किंगडम सब ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा और या फिर युद्ध के ज़रिए जो है हम आपका संपत्ति हथिया लेंगे। तो अभी जो पॉलिसी थी अभी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। अब खत्म कर दी गई तो जो भी जगह बची, वो वहाँ पे राजा जो बचे हुए थे सब चीज़ों से, वो प्रिंसली स्टेट्स बन गए। ठीक है? और जो इंडियन जो प्रिंस थे, जो उस समय के जो बहुत सारे राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश को बहुत हेल्प किया था जब ये अपराइजिंग हुआ 1857 का। तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जो इंडियंस का साथ छोड़कर ब्रिटिश का साथ निभाए थे। तो उनको भी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है कुछ अनुमति दी, कुछ जैसे कि अगर वो लोग जो है कोई अपना हायर यानी अपना कोई भी वंशज अडॉप्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और उसके अलावा जो है उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो बाउंड्री है, इन सभी राजाओं की जिन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया था, उनकी जो है संपत्ति को एनेक्स नहीं किया जाएगा, उनकी संपत्ति को जो है हड़पा नहीं जाएगा। अब 1876 में जो है क्वीन विक्टोरिया जो होती हैं, ये बन जाती हैं एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की महारानी बन जाती हैं, ठीक है? और जो इंडिया के जो प्रिंस थे, जो राजा वगैरह थे, ये लोग बन जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के पार्टनर बन जाते हैं, जूनियर पार्टनर बन जाते हैं। पाँचवा था पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिश थे, ये लोग अपना पॉलिसी कंटिन्यू रखते हैं कि लोगों को डिवाइड कर दो और लोग इसमें बेटर रहेंगे तो हम उनके ऊपर रूल कर पाएँगे। जैसे कि भारत के राजा थे, भारत के जो प्रोविंस यानी जगहें थी,
जाति थी, धर्म थे, लोग इसी में जो है बँटे रहेंगे, लोग जो है इसी में उलझे रहेंगे, तो हम लोग इनके ऊपर आराम से जो है राज कर पाएँगे, ठीक है? उसके अलावा जो है गवर्नमेंट सर्विसेज़ का भी यूज़ किया गया, जिससे लोगों में डिवीज़न क्रिएट किया जा सके, ठीक है? और हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी जो है कहीं न कहीं एक रिफ्ट, एक कहीं न कहीं हेटेड फैलाया गया, ताकि जो है ये लोग आपस में लड़ें और हम लोग आसानी से जो है इनके ऊपर रूल करते रहें। और कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स ने अपने आप को जो है थोड़ा रेसिली, थोड़ा ऊपर दिखाया। छठा पॉइंट यही है कि थोड़ा-सा उन्होंने दिखाया कि हम रेसिली जो है थोड़ा आपसे इंडियन से बेहतरीन हैं। यानी कि हम गोरे हैं, हम लंबे हैं, हम साफ-सुथरे पढ़े-लिखे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम बेहतर आदमी हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो रेलवे कंपार्टमेंट्स हैं, जो रेल के जो डिब्बे थे, जो उनके पार्क थे, होटल्स थे, क्लब थे, सबको जो है अलग कर लिया। यानी यूरोपियन अलग जगह होंगे और जो इंडियंस होंगे वो ऐसी जगह पे अलाउड नहीं होंगे। फॉरेन पॉलिसी, अब जो इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी थी, मतलब कि इंडिया जो देश है वो और सभी देशों से कैसा रिश्ता रखेगा, ये अब कौन डिसाइड करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया कोई आदमी तो ये सब करेगा नहीं, ब्रिटिश ही शासन कर रहे हैं तो वही सब डिसाइड करेंगे। तो जो भारत का कैसे किसके साथ कैसा रिश्ता होगा, वो इंडियंस में रह रहे इंडिया में रह रहे ब्रिटिश और जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, पार्लियामेंट में जो रह रहे हैं मिनिस्टर्स, वही लोग डिसाइड करेंगे किस देश के साथ कैसा रिश्ता होगा। और उसके अलावा इनके समय में जो है रेशियल बिटरनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ख़ासकर जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को देखते थे कि लोग अनट्रस्टवर्दी हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे में जो ब्रिटिश थे हमेशा दिखाने दिखाने का प्रयास करते थे कि हम आपसे जो है सुपीरियर हैं, आप लोग जो है उतने अच्छे इंसान नहीं हो। रिलीजियस चेंजेस हुए, यानी कि जो है ब्रिटिश ने बोल ही दिया था कि हम आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसमें भी जो है उन्होंने थोड़ा इंटरफेयर करना कम कर दिया था। उसके अलावा आप कई सारे आर्मी भी चेंज हुए, क्योंकि आर्मी मेन जगह था जहाँ से रिवॉल्ट वगैरह चालू हुआ, तो ऐसे में इसमें बहुत बड़ा चेंज होना आवश्यक था। तो पहला चेंज यही हुआ कि जो यूरोपियन ट्रूप्स की जो संख्या थी, जो कि पहले 1:4000 था, यानी कि एक जो है ट्रूप यूरोप का था, बाकी 4000 जो है 4000 इंडियंस थे, तो उसको जो है थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियंस को इसमें जो है इंटर कराया गया और जो रेशियो बना कुछ ऐसा बना कि 1:2, बंगाल में 2:5, ऐसे ही जो है कुछ, सॉरी, बंगाल में 1:2 और कई सारे इलाकों में 2:5 का रेशियो बनाया गया। यानी कि जो है अगर 1 सिपाही ब्रिटिश का रहता है तो 2 सिपाही भारत के रहेंगे, ऐसा रेशियो बनाया गया ताकि जो है अब जो चांस हैं रिवॉल्ट के वो कम हो सकें। उसके अलावा जो है जो एल्डरली यूनिट्स थे जो इंडियंस के, उसको जो है उस पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया कुछ माउंटेन्स के यूनिट्स को छोड़कर। उसके अलावा अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, यानी कि जो है सिपाही भर्ती में भी थोड़ा बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा, खासकर जो है कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे या रिलीजन के नाम पे। और जो अखबार वगैरह होते थे उस समय के, उसको भी जो है इन सभी सिपाहियों के पास पहुँचने से जो है रोका जाने लगा, ताकि इन लोगों को बाहर खबर ना मिले, जिससे लोग रिवॉर्ड ना कर दें। ऐसा कुछ अपने लोग सोच के ये चेंजेस से जो है मिलिट्री में इसको ध्यान रखना कि मिलिट्री में जो है क्या-क्या चेंजेज़ आए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। अब है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। चलो इसके आगे का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।